क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हम लोगों ने जब स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की थी तो उस डेफिनेशन में हमने कहा था कि सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, और उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आता है, और देन एनालिसिस होता है। ठीक है, उसमें से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हम लोग आज कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होता क्या है कि जितना भी हमारे पास डेटा हमने गैदर किया है उस डेटा को, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा, into different classes और सब क्लासेस, ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हमारा किसी भी बेसिस पर हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हो सकता है कि हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर, उनके नेचर पर, या कुछ सिमिलैरिटी आ रही है उसके बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर हम ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आखिर हमें क्लासिफिकेशन करना ही क्यों होता है? सो व्हाई क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन में पहले तो टू प्रेजेंट द फैक्ट्स, जो भी हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं इन अ सिंपल फॉर्म, क्योंकि अगर वो डेटा हमारा रॉ फॉर्म में रहेगा, रॉ फॉर्म में मतलब हम जहाँ जहाँ गए हमने डेटा लिखते चले गए ऐसे। अभी बहुत सारा डेटा है, इतने सारे डेटा को हम कैसे स्टडी करेंगे? ये तो अपने आप में एक पहाड़ के जैसे हो जाएगा। तो इतने सारे डेटा को तो हम नहीं स्टडी कर सकते, तो हम उसे पहले एक सिंपल फॉर्म में लाएंगे। जो भी हमारी अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनको हम हटाएंगे, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो हटाएंगे, और उसको एक लॉजिकल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि कुछ हमारा वो एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होगा, इजी फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि टू ब्रिंग आउट क्लियरली पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी, जो भी हमारे पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी हैं एंड डिससिमिलैरिटी है। हमें ये देखना है कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे सेम चलते हैं, सिमिलर हैं, और कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर नहीं हैं। तो सिमिलर पॉइंट्स को एक जगह लेकर आना और डिससिमिलर पॉइंट्स को एक जगह लेकर आना। जैसे कि अगर हम एजुकेशन लेवल देख रहे हैं तो जितने भी प्राइमरी एजुकेशन के डेटा है उसको एक तरफ कर लेना, जितना भी सेकेंडरी एजुकेशन डेटा है वो एक तरफ कर लेना, सीनियर सेकेंडरी एक तरफ कर लेना, या एज के बेसिस पर कि जो एडोलेसेंट एज वाले बच्चे हैं उनका डेटा एक तरफ कर लेना, जो टीनेजर में एडोलेसेंट से नीचे हैं उनको एक तरफ कर लेना। ठीक है, तो एज के बेसिस पर, मेल फीमेल के बेसिस पर, हम किसी भी बेसिस पर उस डेटा में कुछ सिमिलर पॉइंट्स होंगे और कुछ अलग पॉइंट्स होंगे, उनके बेसिस पे हम उसको ग्रुप बना देते हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, ताकि हम टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, ताकि हम एक रिलेशनशिप प्रिपेयर कर सकें, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड टू प्रोवाइड
बेसिस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमें जो नेक्स्ट स्टेप है उस स्टेप को हम फॉलो कर सकें टू प्रोवाइड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैंने बताया था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में 3 चीज़ें आती हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कोई बेस प्रोवाइड नहीं करता, एंड एनालिसिस। कई बार हम इस प्रेजेंटेशन से पहले ही एनालिसिस भी कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाले चीज़ को हम बीच में से हटा देते हैं और हम डायरेक्ट जो हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया डेटा को, उस डेटा को हमने एज इट इज़ डायरेक्ट एनालिसिस के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द characteristics of क्लासिफिकेशन, कि कोई भी क्लासिफिकेशन में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं असेंशियल्स होने चाहिए कि क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इट शुड बी अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस मतलब कि ये जो हमारा डेटा है इसमें एम्बिग्यूटी हटा देनी चाहिए। कोई भी ऐसा डाउटफुल या कंफ्यूजन वाली स्टेज है, कोई भी डेटा जहाँ पे कुछ डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है, उसे हटा देना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ ओवरलैप है तो उसे हटा देना चाहिए। अननेसेसरी ओवरलैपिंग शुड रिमूव, वो हमें हटा देनी चाहिए। एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। अगर हर बार हमारे पास इस तरह का डेटा होगा जहाँ पे स्टेबिलिटी, जहाँ पे हमारा एक कॉमन फीचर रहेगा तो हम स्टेबल रहेंगे। हमने हर बार अगर अपना क्लासिफिकेशन को बेसिस को चेंज कर दिया तो हम इनका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, बट स्टेबिलिटी में रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, बट नॉट रिजिडिटी, क्योंकि हम इकोनॉमी का, हम सोसाइटी से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो सोसाइटी एक बहुत ही डायनामिक बिहेवियर लेके चलती है। उस डायनामिक बिहेवियर के लिए हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी ज़रूरी है कि इफ़ देयर इज़ एनी मेजर चेंज दिस कैन बी अकोमोडेट। ऐसा ना हो कि हमने कुछ चेंजेस लगा, हम कह रहे नहीं बहुत रिजिड है, हम तो यही रखेंगे। स्टेबिलिटी चाहिए हमें। तो आपकी जो भी इंक्वायरी है सूटेबल फॉर इंक्वायरी, आपकी जो भी इंक्वायरी है उसके लिए सूटेबल होना चाहिए एंड एबल टू अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिक एक्यूरेसी मतलब हमारा एनालिसिस हम उसमें कर सकें अर्थमेटिक, ऐसा हो कि हम उसका आगे एनालिसिस में मीन निकालना चाहें, मीडियन निकालना चाहें, हम कोई भी आगे एनालिसिस करना चाहें तो हम कर सकें। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो हमारी अर्थमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ इसमें आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे पास 4 मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन हैं। एक है अकॉर्डिंग टू टाइम, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। दिस इज योर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब जैसे कि हमने कहा कि
2019 में ये था, 20 में ये था, 21 में ये था। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल हो गया, डेट वाइज हो गया, मंथ वाइज। अप्रैल में इतनी बारिश हुई, मई में इतनी बारिश हुई, जून में इतनी बारिश हुई, ये सब क्रोनोलॉजिकल है। एक होता है अकॉर्डिंग टू एरिया, जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल। दिल्ली में इतनी हुई, जयपुर में इतनी हुई, मुंबई में इतनी हुई, बेंगलोर में कितनी बारिश हुई। तो या पॉपुलेशन, जयपुर की पॉपुलेशन इतनी है, दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी, मुंबई की इतनी। ये ज्योग्राफिकल हमारा अलग अलग भी हो सकता है, इंडिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये भी हमारा ज्योग्राफिकल है। दिल्ली में ही ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ये भी हमारा ज्योग्राफिकल है। मतलब हमने एरिया को स्पेसिफिकली ले लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, मतलब क्वालिटेटिव, कोई ना कोई क्वालिटी के बेसिस पर। क्वालिटी के बेसिस पर मतलब मान लो ये एम्प्लॉयड है या कितने अनएम्प्लॉयड हैं, मेल फीमेल के बेसिस पर। ठीक है ना, तो किसी भी बेसिस पर हम ले सकते हैं, कोई भी क्वालिटी के बेसिस पर। हम ये भी ले सकते हैं लिटरेट या इलिटरेट, इसके बेसिस पे ले सकते हैं। तो कोई भी क्लासिफिकेशन हो सकता है एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर। फिर नेक्स्ट क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स और वेरिएबल्स। बेसिकली हम लोग जब आगे अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं वो ये वाला ही करने वाले हैं। जैसे कि हमने कहा इनकम ग्रुप हो गया, कि इस इनकम ग्रुप में किसकी लेस देन 1000, लेस देन 2000 या 5 to 10,000 इस बीच में हो, तो इनकम हो गया। एज ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया। तो इस बेसिस पर कि इस इनकम ग्रुप में कितने लोग आते हैं, इस एज ग्रुप में कितने कितने लोग आते हैं, ये हमारा सारा हो गया क्वांटिटेटिव। तो आगे हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो क्वांटिटेटिव ही करने वाले हैं। फिर ये सब जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इस समय मिलेगा क्या, एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा। वो जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा होगा, दैट ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ये जो हम ऑर्गेनाइज्ड डेटा इतनी देर से बात कर रहे हैं, बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज करके वी कन्वर्ट इन अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। हम इसको एक स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सीरीज मतलब लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। जितने भी आइटम्स हैं जिनको हमने क्लासीफाई किया है, उनको जब हम लॉजिकली अरेंज कर देते हैं। तो अब अगर हम स्टैटिस्टिकल सीरीज की बात करें, तो ये दो तरह की है। एक ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर, और एक ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम लोग जो आगे डिटेल में करने वाले हैं वो ये वाली करने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसे हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। कैसे? यहाँ पर क्योंकि जो जनरल में है वो है टाइम सीरीज,
ये जो हमने की ना ऊपर क्रोनोलॉजिकल वाली, इसी को हम कहते हैं टाइम सीरीज। फिर एक होती है स्पेशियल सीरीज। स्पेशियल सीरीज जो हमने ऊपर ज्योग्राफिकल की है ना, उसी का ही दूसरा नाम है। तीसरी होती है कंडीशन सीरीज। कंडीशन सीरीज का मतलब हो गया जो हमने अभी क्वांटिटेटिव की, तो क्वांटिटेटिव, तो ये जो क्वांटिटेटिव सीरीज है बेसिकली ये ही हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कंडीशन में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही आ जाती हैं, इसलिए हमने इसको अलग रखा है। बट यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम सिर्फ ये क्वांटिटेटिव की बात करने वाले हैं। कौन कौन सी? एक इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जहाँ पे ओनली वेरिएबल होता है। एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस में क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होते हैं। तो अब हम इसमें क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, मैंने कहा एक क्लास में रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और इनके मार्क्स मैंने बता दिए। फर्स्ट रोल नंबर के 12 मार्क्स हैं, सेकंड के 10 हैं, इसके 13 हैं, इसके 9 हैं, इसके 14 हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज है। यहाँ पे हमें पता है हर बच्चे के इतने इतने मार्क्स हैं, तो ये जो मार्क्स है ना ये वेरिएबल है। जबकि जो डिस्क्रीट सीरीज है इसमें हमने कहा कि ये मार्क्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं पूरी क्लास में जिनका सिर्फ एक नंबर आया है? 3। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 2 नंबर आए हैं सिर्फ? ऐसे 2 बच्चे हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 3 नंबर आए हैं? 6। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 4 नंबर आए हैं? 3। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 नंबर आए हैं? तो हमने कहा 8। तो यहाँ वाले केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5, मतलब n = 5। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू ये है 5, 11 and 3, 14 and this, यानी कि इस क्लास में 22 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करें तो मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 10, 10 to 20, 0 to 10 ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर आए हैं? तो हमने कहा 8 है। 10 से 20 के बीच में 13 बच्चों के नंबर आए हैं और 20 से 30 के बीच में 7 बच्चों के नंबर आए हैं। तो इसका मतलब इस क्लास में 28 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये वाली जो क्लास है इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और जो ये वाली साइड होती है इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसे हम कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो इस तरह से लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होती है। क्लास इंटरवल की अगर हम बात करें तो क्लास इंटरवल इज ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
अगर हम मिड पॉइंट की बात करें, अगर हम कहें कि अपर लिमिट इज L2, लोअर लिमिट इज L1, तो मिड पॉइंट इज L2 प्लस L1 अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से ये हमारे काम करते हैं सारे। ठीक है, फिर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसी में हम बात करें कंस्ट्रक्शन की और आगे क्लास इंटरवल सीरीज की, तो हम ये कहते हैं कि एक होती है इंक्लूसिव सीरीज और एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब वेयर अपर लिमिट is included and where upper limit is excluded। कैसे? मान लो तुम्हारे पास कुछ डेटा है 5, 4, 2, 9, 2, 3, 8, 12, 15, 13, 12, 9, 10, 5। अब मुझे इसमें अगर इंक्लूसिव बनानी है 5 का क्लास इंटरवल लेके, तो मुझे अपर लिमिट इंक्लूड करनी है तो 0 to 4, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 5 का क्लास इंटरवल हो गया। फिर 5 से स्टार्ट की, 5, 6, 7, 8, 9। फिर 10 से स्टार्ट की तो ये 14 और ये 15 to 19। अब मैं जब टैली मार्क्स बनाऊंगी तो ये 5 वाला टैली मार्क यहाँ आएगा, फिर 4 वाला टैली मार्क यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा और 9 यहाँ, फिर 2 यहाँ, 3 यहाँ, 8, 12, 15, 13, 12, 9 यहाँ, क्योंकि 5 to 9 में सब कुछ आ जाएगा। जब हम 10 करेंगे तो यहाँ 5 करेंगे, तो जब भी लास्ट वाला करते हैं 5th वाला तो ऐसे एक टाइम डाल देते हैं, और फिर नेक्स्ट 10 करेंगे तो ये। तो फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास अगर x है तो ये 4, 5, 5, 1, n इज इक्वल टू 15। इसी सीरीज को अगर मुझे एक्सक्लूसिव बनाना होता तो मैं 5 में कहती 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20। अब इसमें हम 0, 1, 2, 3, 4 जैसे ही 5 आएगा हम यहाँ आ जाएंगे। हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम अपर लिमिट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि अब हम करें 5 नीचे आ गया, पहले भी नीचे ही आया था, अभी भी नीचे ही आया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किस में आती है? जब डेसिमल में वैल्यूज होती हैं तब दिक्कत ज़्यादा आती है। 5, फिर 4 ऊपर आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, फिर 2, 3, 8 नीचे आ गया, 12 और नीचे आ गया, 15 और नीचे आ गया, 13 यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया और 10 यहाँ आ गया। फ्रीक्वेंसी सेम, बट यहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल 0 to 4 में 4 नहीं था। इस बात का ध्यान रखना है कि 4 नहीं था, वो 5 ही था क्लास इंटरवल, और यहाँ पे भी क्लास इंटरवल 5 ही है, 15। ठीक है, तो अगर आपको इंक्लूसिव दे रखी है तो हमें उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मान लो तुम्हें यहाँ दे रखा है 10 to 19, 20 to 29 और 30 to 39।
ये हमारे लिए इंक्लूसिव है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में। तो मेरा कन्वर्जन फैक्टर क्या रहेगा, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इनका डिफरेंस 1/2। अब मैं लोअर लिमिट में से माइनस कर दूंगी कन्वर्जन फैक्टर और अपर लिमिट में प्लस कर दूंगी, मतलब 9.5 to 19.5। 20 में से माइनस कर दिया 19.5, 29.5, 29.5 तो 39.5। ये सारा तुम्हें आगे के चैप्टर्स जो है मीन मीडियन मोड में बहुत काम आएगा। मान लो तुम्हें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40, ये मिड पॉइंट्स हैं। मुझे इस मिड पॉइंट से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो 10 का डिफरेंस है, इसका कन्वर्जन फैक्टर हो गया जो भी क्लास इंटरवल है डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 5। अब लोअर लिमिट के लिए और अपर लिमिट में, लोअर लिमिट में मिड पॉइंट में से माइनस कर दिया कन्वर्जन फैक्टर, अपर लिमिट के लिए मिड पॉइंट में ऐड कर दिया। कैसे? 10 में से 5 माइनस किया, लोअर लिमिट आ गई, 5 प्लस किया, अपर लिमिट आ गई। 20 में से 5 माइनस किया, लोअर लिमिट आ गई, 5 प्लस किया, अपर लिमिट आ गई। तो ये हो गया 25, 35, 35, 45। तो हमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हमें पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करना होता है। अब जैसे कि एक और इसमें चीज़ बची है, लेस देन मोर देन। तुम्हें सीरीज दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। फ्रीक्वेंसी दी है 3, 9, 2, 5। मुझे इसे कन्वर्ट करना है लेस देन में। लेस देन हमेशा अपर लिमिट से स्टार्ट होगा, लेस देन 10, लेस देन 20, 30 और 40 हमेशा अपर लिमिट से स्टार्ट होगा और ऊपर से नीचे ऐड करना है। इसका लॉजिक समझ लो, लेस देन 10 में सिर्फ एक वैल्यू है 3, लेकिन लेस देन 20 में ये भी है और ये भी है, यानी कि 3 भी है और 9 भी है, तो 12 आ गया। लेस देन 30 में ये तीनों हैं, यानी कि लेस देन 30 की वैल्यू 3 भी है, 9 भी है और 2 भी है, तो 14। लेस देन 40 में सब आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं, तो हमने सबको ऐड कर दिया, 3 भी है, 9 भी है, 2 भी और 5 भी है, तो ये आ गया 90। लेकिन अगर मैं मोर देन की बात करूं तो मोर देन 0, 10, 20, 30 ये लोअर लिमिट से स्टार्ट होगा। अब देखो 0, ये 0 है, ये 0 है, तो ये सारी वैल्यूज ही तो 0 से ऊपर है। ये सारी वैल्यूज ही अगर 0 से ऊपर हैं तो यानी कि ये पूरा टोटल आ गया, ठीक है ना। 0 से ऊपर तो सभी हैं, 3 भी है, 9 भी है, 2 भी है और 5 भी है, यानी कि पूरे के पूरे 19 है। लेकिन अगर मैं 10 से ऊपर देखूं तो 10 से ऊपर तो सिर्फ ये 3 है, तो इसका मतलब जो 10 से ऊपर होंगी वो है 9 + 2 + 5, 16। तो हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यूज चेंज हो रही हैं। फिर अगर हमें बोला गया मोर देन 20, तो मोर देन 20 में सिर्फ ये दो वैल्यूज आती हैं, 2 और 5, और मोर देन 30 में तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, 5। तो हम क्या कह सकते हैं कि मोर देन में लोअर लिमिट से शुरू होगा
इसमें अपर लिमिट्स होगा। लोअर लेस देन में ऊपर से नीचे हमें प्लस करना है, जबकि मोर देन में नीचे से ऊपर प्लस करना है। मतलब पहले 5, फिर 7, फिर 9, 16, फिर 16 + 3 19। एंड सेम चीज़ रिवर्स चलेगी। अगर तुम्हें दिया हुआ है लेस देन 10, 20, 30, 40, 2, 8, 10, 15, तो हमारी ये सारी अपर लिमिट्स बनेंगी। मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, ये सब हमारी अपर लिमिट बनेगी। और फिर ऊपर से नीचे माइनस करते जाओ, पहली सेम रहेगी, फिर 8 - 2 6, फिर 10 - 8 2, 15 - 10 5। और यही चीज़ आपको अगर मोर देन में दे रखी है, मोर देन 10, 20, 30, 40, तो मोर देन 10 इज सपोज यहाँ पर हो गया 40, 35, 28 एंड 12। तो ये हमारी सारी लोअर लिमिट 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 42, ये सब हमारी। अब यहाँ पे नीचे से ऊपर आ जाओ, 12, 28 - 12, 16, देन 7 और 10। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह की सीरीज़ को फ्रेम करते हैं, टैली मार्क्स के थ्रू बनाते हैं, या हमको कन्वर्जन करना होता है तो वो हमें आना चाहिए। तो ये सब कुछ आपके इस चैप्टर में आपको आना चाहिए। गॉट इट? तो ये सारा आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कंप्लीट। हेलो बच्चों, तो आई होप आपको वीडियोस तो अच्छी लगी होंगी। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि अरे मैम इस चैप्टर की क्यों दे दी, दूसरे चैप्टर की दो, तो आप जो भी टॉपिक्स, जो भी चैप्टर्स आप चाहते हो कि इनकी वीडियोस हमें पहले मिले, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, ठीक है। प्लस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और नोटिफिकेशन भी ऑन रखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई हमने नई वीडियो डाल दी है। सो सब्सक्राइब और क्या कहते हैं, लाइक and comment and share with your friends with love and give your suggestions अगर आपको लगता है कि मैम ये suggestion भी हम दे रहे हैं, so I would like to accept your suggestions. Okay, so thank you so much and good luck to all of you.